हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज का जो टॉपिक है वह एक शॉर्ट स्टोरी है, द लंचन। इसके लेखक विलियम सॉमरसेट मॉम हैं, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी राइटर तथा नॉवलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन किया गया है। इस तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में यह कहानी कारगर है। यह स्टोरी लेखक के अनुभवों पर आधारित है। इसे आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। 20 वर्ष पहले लेखक पेरिस में रहता था। वहाँ एक छोटे से मकान में रहता था और उस समय उसका जो सोर्स ऑफ इनकम था वह पर्याप्त नहीं था, यानी ये उसके कैरियर का स्ट्रगलिंग पीरियड था। उसकी इतनी अधिक इनकम नहीं थी कि महीने का खर्चा भी मुश्किल से ही चल पाता था। हार्डली कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर। वह अभी नया नया राइटर बना है और उसने एक किताब लिखी है। इस बुक को एक लेडी ने पढ़ा तथा पढ़कर उस लेडी ने राइटर को, यानी द लंचन स्टोरी के नैरेटर को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने नैरेटर की बुक की प्रशंसा की। जब नैरेटर को ये लेटर प्राप्त होता है तो इसके बदले में लेखक उसे धन्यवाद पत्र भेजता है। कुछ समय के पश्चात वह लेडी पुनः लेखक को दूसरा पत्र लिखती है, यानी द लंचन स्टोरी के राइटर को दूसरा पत्र प्राप्त होता है तथा वह उससे मिलने की इच्छा प्रकट करती है। क्योंकि नैरेटर यंग है तथा किसी लेडी की तरफ से डेट का ऑफर मिलना या मिलने की इच्छा प्रकट करना उसके लिए बड़ी बात है। लेडी ने लिखा कि वह पेरिस होते हुए जाएगी तथा पेरिस में वह उससे मिलना पसंद करेगी। लेडी ने पत्र में ये इच्छा भी प्रकट की कि वह पेरिस के फैयोट जलपान गृह में, यानी फैयोट रेस्टोरेंट में दोपहर का भोजन साथ साथ किया जा सकता है तथा इस बहाने मुलाकात भी संभव हो सकेगी। क्योंकि जो नैरेटर है वह नया नया राइटर बना था और उसकी बुक की प्रशंसा उसे किसी फैन के द्वारा मिली थी, यानी किसी फैन ने राइटर की प्रशंसा की थी और ये उसके लिए बड़ी बात थी। और इन्हीं सब बातों से आकर्षित होकर जो राइटर है वह उससे मिलने की बात को या प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और मिलने की अनुमति दे देता है। और इस तरह से जो दिन डिसाइड होता है उसमें थर्सडे को 12:30 बजे, यानी दोपहर के 12:30 बजे मिलने का समय निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर नैरेटर ये भी बताता है कि जो फैयोट रेस्टोरेंट है वो बहुत अधिक महंगा रेस्टोरेंट है। वहाँ पर केवल फ्रेंच मिनिस्टर्स या पेरिस के बड़े बड़े अमीर लोग ही खाना खाते हैं। फैयोट रेस्टोरेंट में फ्रेंच के पार्लियामेंट मेंबर्स तथा फ्रेंच सीनेटर्स मील के लिए आते हैं। तो जो नैरेटर है वो ये सोचता है दिस इज बियॉन्ड माई मीन्स। लेकिन यहाँ पर बात ये भी है कि उस लेडी ने पहली बार लेखक से मिलने की इच्छा प्रकट की है तो वह उसको मना भी नहीं कर सकता या मना करना नहीं चाहता। तथा इसका एक अन्य कारण ये भी है कि साइकोलॉजिकली वह कहीं ना कहीं उस लेडी से मिलने के लिए भी क्यूरियस है। नैरेटर आगे लिखता है कि उसके पास केवल 80 फ्रैंक हैं, यानी 80 फ्रैंक्स हैं, और उन 80 फ्रैंक के सहारे उसे अपना पूरा महीना गुजारना था। लेटर ऑन राइटर ये सोचता है और इसका एक रास्ता निकालता है कि वह एक छोटा सा लंच यदि उस लेडी को करा भी दे तो 15 फ्रैंक से ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। और इस तरह से वह उस लेडी से मिलने का मन बना लेता है तथा उस पर 15 फ्रैंक्स खर्च करने का मन बना लेता है। अपने महीने को वह किस तरह से मैनेज करेगा, महीने के खर्च को वह किस तरह से मैनेज करेगा, इसके बारे में भी वह पूरी योजना बना लेता है। तथा नैरेटर का कहना है कि पूरे महीने वह जो कॉफी पीता है उसको छोड़ देगा, जिससे कि पूरे महीने का खर्च एनी हाउ मैनेज हो जाएगा। और इस तरह से वह उस लेडी का वेलकम फैयोट रेस्टोरेंट में, जो कि बहुत अधिक महंगा रेस्टोरेंट है, उसमें कर सकेगा। और इस तरह से चीज़ें लेखक के दिमाग में चलती हैं और फाइनली निश्चित समय पर मिलने की बात तय हो जाती है। लेकिन ये क्या, राइटर जब उस लेडी से मिलता है तो वह जो लेडी है उसकी आशा के विपरीत निकलती है। नैरेटर का कहना है कि जो लेडी है वह बहुत अधिक टॉकेटिव है। शी वॉज नॉट यंग एंड अट्रैक्टिव बट शी सीम्ड इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट मी, यानी वह लेखक से मिलने के लिए बेताब दिखती है। और यही कारण है कि लेखक
उसकी बातों को सुनने में तल्लीन हो जाता है। इस तरह से राइटर का कहना है कि उसमें जो एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण गुण था वो ये था कि वह टॉकेटिव बहुत अधिक थी तथा प्रत्येक क्षण बात करती रहती थी, और लेखक ने ये निर्णय लिया कि वह एक अट्रैक्टिव लिसनर की तरह उसको सुनेगा और चुपचाप उस तरह से उसकी बातें सुनता रहा। यहाँ पर मन ही मन लेखक के सोचने का क्रम भी जारी है। वस्तुओं का जो भाव है वह बहुत अधिक महंगा है। यानी फेयर्ट रेस्टोरेंट में जब राइटर के पास बिल ऑफ फेयर यानी मेन्यू आया, उसमें जो प्राइस थे वो बहुत अधिक एक्सपेंसिव थे, महंगे थे, और ऐसी उसने अपेक्षा नहीं की थी। वह एंटिसिपेट नहीं कर पाया, उसने इतने अधिक महंगे दामों को एक्सपेक्ट नहीं किया था। खाने पीने की हर एक वस्तु का जो प्राइस था वो बहुत अधिक महंगा था, और इस तरह से जो राइटर है वह रेट देखकर बहुत हैरान हो गया। इतने में वह लेडी उससे कहती है कि मैं बहुत अधिक नहीं खाती हूँ। लेडी के कहने का अभिप्राय था कि लंच में ज्यादा कुछ वह नहीं लेती है, वह केवल एक फिश ही खाती है, यानी एक छोटी सी फिश खाती है, और इस तरह से वह अपने भोजन में एक वस्तु से अधिक नहीं लेती है। लेडी के इन शब्दों को सुनकर जो राइटर है उसको थोड़ा बहुत संतोष मिलता है कि अधिक उसे खर्च नहीं करना पड़ेगा, और वह वेटर से कहती है कि तुम्हारे पास अगर कोई छोटी मोटी फिश हो तो उसको ले आओ। वह ऑर्डर देती है कि यदि सॉमन फिश हो यानी सॉमन मछली हो तो वह उसको लेना पसंद करेगी। यहाँ पर नैरेटर डिस्क्राइब करता चलता है कि जो सॉमन फिश है वह बहुत अधिक मूल्यवान है, कॉस्टली है तथा उसकी सामर्थ्य के परे है। राइटर सोचता है कि सॉमन एक कॉस्टली फिश है, एक सीजनल फिश है जो कि साल भर नहीं मिलती है। मेन्यू में भी इसका कहीं ना कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसके बाद भी वह सॉमन फिश की डिमांड करती है, और इस तरह से जो नैरेटर है वह लेडी के लिए एक सुंदर सी सॉमन फिश के लिए ऑर्डर करता है। नैरेटर लिखता है कि वह सज्जनता के नाते उस लेडी से पूछता है कि सॉमन फिश के अलावा आप कुछ और लेना पसंद करेंगी या किसी अन्य वस्तु की आपको आवश्यकता है। अब लेखक तो यहाँ ये सोच रहा था कि ये एक बार में केवल एक ही चीज खाती हैं, अतः बहुत संभव है कि ये ऐसा ना कहें कि अब कुछ और लेंगी, लेकिन बात इसके विपरीत निकलती है। यहाँ पर लेडी उससे चालाकी से प्रिटेंड करती है कि तुमको पता है कि मैं एक बार में एक ही वस्तु खाती हूँ और एक वस्तु से अधिक नहीं खाती हूँ, लेकिन इसके बीच में वह एक कैवियर ले सकती है। नैरेटर का कहना है कि जो कैवियर है वह भी एक महंगा आइटम है, कॉस्टली आइटम है। यह एग्स से बनता है तथा एज ए एपिटाइजर इसका यूज होता है तथा इसको खाने से भूख और अधिक बढ़ जाती है। लेडी वेटर से कहती है कि एक कैवियर ले आओ। यह सुनकर जो राइटर है उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसका जो खर्चे का लिस्ट है या खर्चे की लिस्ट है वह बढ़ रही है। राइटर अपने लिए केवल मटन चॉप को ऑर्डर करता है तथा इस तरह से वह अपने लिए किसी भी एक्सपेंसिव वस्तु के लिए ऑर्डर नहीं करता है या आज्ञा नहीं देता है तथा एक सस्ती सी मटन चॉप से काम चला लेता है। वह लेडी कहती है कि वह मटन चॉप नहीं खा सकती है क्योंकि इससे उसका पेट भारी हो जाएगा, वह बहुत हल्का फुल्का खाती है। सॉमन फिश और कैवियर के बाद लेडी व्हाइट वाइन पीने की इच्छा प्रकट करती है। वह कहती है कि यह डाइजेशन के लिए उत्तम है, और इस तरह से वह कैवियर, सॉमन फिश और शैंपेन लेती है जो कि एक महंगे आइटम है। यहाँ पर वो बीच बीच में लिटरेचर, आर्ट एवं म्यूजिक की बात करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं वह सेल्फिश है, ग्रीडी है तथा लेखक को ठग रही है तथा उसकी पर्सनैलिटी में दिखावटीपन अधिक है। लेखक का कहना है कि इस तरह से वह अपने सफेद बड़े बड़े दांतों को दिखाते हुए कहती है, और इस तरह से जो लेखक है वह शैंपेन की एक बोतल लाने का ऑर्डर देता है तथा स्वयं के लिए उसने केवल पानी मंगवाया। इन सब चीजों के पश्चात उस लेडी ने एक और इच्छा प्रकट की कि अब वह और कुछ नहीं लेगी, केवल एक एस्पैरेगस की प्लेट लेना पसंद करेगी। नैरेटर का कहना है कि एस्पैरेगस भी एक महंगा आइटम है। लेडी का कहना है कि वह पेरिस आए और एस्पैरेगस ना खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह पेरिस की सबसे अधिक मूल्यवान डिश मानी जाती है। इसमें शहद तथा चीनी से मिश्रित एक समुद्री मछली को तैयार किया जाता है, और इस तरह से यह एक एक्सपेंसिव आइटम है। और इस तरह से जो लेखक का हृदय है वह डूबने लगता है कि वह कैसे मैनेज करेगा खर्चे को। इतनी एक्सपेंसिव फिश उसने कभी नहीं खरीदी, तथा यहाँ पर विडंबना ये भी है कि वह इसके लिए लेडी को मना भी नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता, और वह इसके लिए यानी एस्पैरेगस के लिए ऑर्डर देता है, और एस्पैरेगस की जो प्लेट है वह लेडी तुरंत ही साफ कर देती है या उसे फिनिश कर देती है। इसके पश्चात राइटर उससे कॉफ़ी के लिए पूछता है। वह कहती है कि वह आइसक्रीम और कॉफ़ी ले सकती है।
आइसक्रीम और कॉफ़ी दोनों ही एक्सपेंसिव हैं, लेकिन लेखक के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। राइटर को प्रतीत होता है, ऐसा फील होता है कि कहीं जो 80 फ्रैंक हैं वह कम ना पड़ जाएं। यह इसके लिए कितना ह्यूमिलिएटिंग होगा कि वह बिल को पूरी तरह से पे ना कर पाए और उसके मन में कश्मकश चलता रहता है, द्वंद्व की स्थिति रहती है कि वह क्या करेगा। वह सोचता है कि यदि बिल 80 फ्रैंक से अधिक आ गया तो वह प्रिटेंड करेगा कि उसकी जो पॉकेट है वह चोरी हो, वह प्रिटेंड करेगा कि पॉकेट में हाथ डालेगा तथा कहेगा कि उसका बैग चोरी हो गया, पैसे चोरी हो चुके हैं। इधर पर सीन कुछ इस तरह से है कि वह कॉफ़ी और आइसक्रीम भी खा रही है, कॉफ़ी भी पी रही है, आइसक्रीम के लिए एंग्शियस है तथा ये कहती है कि वह अपना पेट कभी भी ऊपर तक नहीं भरती है, कभी भी ओवरलोड नहीं होती है, यानी उसकी जो डाइट है वह हमेशा बैलेंस रहती है। इसी बीच क्या होता है कि जो बास्केट है उसमें वह पीचेस देख लेती है, यानी बास्केट से भरी हुई पीचेस से भरी हुई बास्केट को देखकर वह उसमें से एक पीचेस एक जो नाशपाती है वह उठा लेती है तथा उसको भी खा जाती है, जो कि अगेन एक महंगा आइटम है। लेटर ऑन वह लेखक से एस्पेरेगस खाने की इच्छा प्रकट करती है, जो कि एक बहुत अधिक महंगा आइटम है। यह आइटम भी हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेखक के कहने का अभिप्राय है कि बहुत अधिक कॉस्टली आइटम है और इसको वह लेडी लेने की इच्छा प्रकट करती है। वह कहती है कि पेरिस आए और वह एस्पेरेगस ना खाए, ऐसा हो नहीं सकता, और क्योंकि यह पेरिस की सबसे अधिक मूल्यवान या कॉस्टली प्लेट मानी जाती है। यह शहद तथा मिश्रित चीनी के साथ तैयार की जाती है, यानी ये समुद्री फिश है। और इस तरह से जो लेखक है इसके प्राइस के बारे में सोचकर उसका हृदय डूबने लगता है कि इतना एक्सपेंसिव बिल वह कैसे भरेगा। उसने अपने जीवन में भी कभी इतनी एक्सपेंसिव फिश खाने के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन चूंकि वह इसको मना नहीं कर सकता, लेडी को इनकार नहीं कर सकता और इसके लिए ऑर्डर दे देता है। इसी दौरान लेखक सोचता है कि वह इतना महंगा बिल कैसे भरेगा। यदि 80 फ्रैंक से ज़्यादा पैसे हुए तो वह कैसे पे करेगा। वह प्रिटेंड करता है, मन में उसके योजना चलती है तथा मानसिक संकट में वह आ जाता है कि यदि बिल बहुत अधिक महंगा हुआ तो वह पॉकेट में हाथ डालेगा तथा कहेगा या बहाना करेगा कि उसके जो पैसे हैं वह चोरी हो गए। यहाँ पर लेखक डिस्क्राइब करता है कि एस्पेरेगस में जो बटर की स्मेल है वह उसके नॉस्ट्रल को टिकल कर रही है, उसे अट्रैक्ट कर रही है, और जैसे ही एस्पेरेगस आता है लेडी उसे तुरंत फिनिश कर देती है, पूरा एस्पेरेगस खा जाती है। इसके पश्चात नैरेटर ने लेडी से कॉफ़ी के बारे में पूछा कि इसके पश्चात वह कुछ और लेना पसंद करेगी। लेडी ने कहा कि वह आइसक्रीम और कॉफ़ी लेना पसंद करेगी। यहाँ पर वह पुनः एक महंगे आइटम की डिमांड करती है, लेकिन लेखक के पास उसको मंगाने के अलावा, ऑर्डर करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। यहाँ पर लेडी के जो सेल्फिश बिहेवियर है, लेडी के सेल्फिश बिहेवियर के संबंध में भी लेखक ने लिखा है कि वह ये सब प्रिटेंड करती है और कहती है कि वह अपने पेट को कभी भी ऊपर तक नहीं भरती है, यानी वह बहुत अधिक हल्का फुल्का खाती है। इसके पश्चात नैरेटर पुनः पूछता है कि क्या आप भूखी हैं, और लेडी कहती है कि मैं भूखी नहीं हूँ, मैं तो भोजन में केवल एक ही वस्तु खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मैं तो यह सब केवल तुम्हारे लिए ही कह रही थी। तो इस तरह से वह प्रिटेंड करती है। यहाँ पर भी स्टोरी फिनिश नहीं होती है, या ये कहें कि जो लेडी है उसके खर्चा कराने का क्रम खत्म नहीं होता है। यहाँ पर एक भयानक घटना घटित होती है कि वह कॉफ़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। वेटर आता है, वह एक आडू से भरी हुई टोकरी को ले जा रहा था और लेडी उसको देख लेती है और उनमें से एक उठा लेती है। वह लेखक से कहती है कि तुमने तो अपना जो पेट है वह भर लिया है मटन चॉप लेकर, लेकिन मैं अब आडू के अलावा और कुछ नहीं खा सकती हूँ, मेरे लिए यह काफ़ी है। चूँकि आडू भी एक एक्सपेंसिव आइटम था पेरिस का। अंत में वेटर बिल लाता है और जो बिल की धनराशि थी वह बहुत अधिक थी। लेखक ने बिल पे कर दिया और बख्शीश के लिए लेखक के पास केवल 3 फ्रैंक ही बचे थे, यानी टिप देने के लिए उसके पास अधिक पैसा नहीं था। राइटर का कहना है कि वह जब फेयोट रेस्टोरेंट से बाहर निकल कर आया तो उसके पास अधिक पैसा नहीं था, या ये कहें कि उसकी जेब पूरी तरह से खाली थी। यहाँ पर उसके सामने एक बड़ी समस्या ये थी कि उसे पूरे महीने का खर्च एनी हाउ चलाना था। चलते समय वह लेडी उस लेखक से कहती है कि तुम्हें मेरा